गांव में रहते हैं और दीवार से दीवार मिलती है, उस लड़के से वो बहन सुरक्षित नहीं दिखाई देती जो उसके साथ फैली है बड़ी, जिसके उसके साथ बहन के संबंध है, उसकी सुरक्षा की गारंटी उस नौजवान से जब नहीं मिलती तो तब लगता है कि शहीदों के सपनों का भारत अभी नहीं बना है। हर रोज अखबार के पन्नों पर खबर ये पढ़ते हैं, आपके यहाँ जब अखबार का पन्ना आता है और जीत भास्कर, जीत जागरण, जीत केसरी जब आप पढ़ते हैं तो 10 में से 6 खबरें ये मिलती हैं। एक नौजवान भाई ने नशे की हालत में अपनी बहन की इज्जत के ऊपर हाथ डाल दिया। खबर ये भी पढ़ने में आती है, एक नौजवान लड़के ने अपनी मां की हत्या कर दी। एक कॉलेज में पढ़ने वाले नौजवान ने अपने पिता के ऊपर हाथ उठा दिया। यदि ऐसी परिस्थितियां हैं जो हमें दोबारा से सोचना पड़ेगा कि देश किधर जा रहा है। मैं तो अक्सर ये कहता हूँ, जब भी किसी परिवार में जाता हूँ तो वहाँ बहनों से कहता हूँ, यदि आप अपनी सुरक्षा चाहते हो तो अपने छोटे और बड़े भाई को जब वो घर से बाहर निकलने लगे उसको पकड़ करके कहो कि तूने मुझे रक्षा का बंधन ये धागा बांधा था, मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी तूने ली थी, लेकिन आज तू घर से बाहर जा रहा है और घर से बाहर जो तुझे बहनें मिलेंगी, मेरी उम्र की मिलेगी वो बहन, जो माँ की उम्र की मिलेगी वो माँ समझेगा उसको और उसको वही सम्मान देगा जो मुझे दे रहा है। यदि हमारी बहनें अपने भाइयों को ये समझाने में सफल हो जाएं और हमारे ये नौजवान ये बात समझने में सक्षम हो जाए कि बहन बहन होती है, वो दूसरे की बहन हो चाहे मेरी बहन हो, माँ तो माँ होती है चाहे दूसरे की माँ हो चाहे मेरी माँ हो, मुझे उसका सम्मान करना चाहिए। बड़े बुजुर्ग जानते हैं इस बात को। ये जो समय है, जिस समय में हम और आप बातचीत कर रहे हैं, शाम का 5, साढ़े 5 बजे का जो समय है, ये नौजवान के बनने और बिगड़ने का समय है। जो नौजवान इस समय में अपनी लंगोटी उठा करके खेल के ग्राउंड में चला जाता है उसका भविष्य बन जाता है, और जो चौराहे पर बग्गी पर बैठ करके बचकानी हंसी हंसता है, हमारी माँ बहनों को साधता है, आप सब नोट करना, वो इस देश को ही नहीं समाज को बर्बाद करने वाले नौजवान। वो न किसी माँ बहन बेटी को जानते, न उनके प्रति कोई सम्मान की दृष्टि रखते, न उनका कोई भाव ऐसा है। यदि यह भाव आज आप में पैदा नहीं हुआ तो निश्चित मानिए कल आपके घर की बहनें जब घर की दहलीज से बाहर जाएंगी तो वो सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। हम लोग ये सोचते हैं कि कोई मेरी माँ बहन बेटी की तरफ गलत दृष्टि न डाले, पर मुझे छूट हो कि मैं किसी की तरफ किसी दृष्टि से देखूं। कोई मेरी माँ बहन बेटी के ऊपर कोई छींटाकशी ना करे और मैं दूसरी की बहन बेटी के ऊपर छींटाकशी करता रहूं। ये दोहरी मापदंड, ये दोहरी मानसिकता चलने वाली नहीं है। आज समाज में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, बेगा गांव में हर व्यक्ति को अपने बच्चों को इस रूप में तैयार करना चाहिए। इस गांव में एक भी नौजवान चाहे रोहतक के बस स्टैंड पे खड़ा हो, चाहे हिसार के बस स्टैंड पे खड़ा हो, चाहे दिल्ली में खड़ा हो, वहां के आसपास खड़ी बहनों को ये आत्मविश्वास होना चाहिए कि जब तक ये नौजवान खड़ा है मेरे सम्मान को कोई ठेस नहीं पहुंचा सकता है। मेरा सम्मान सुरक्षित है जब मेरे सामने ऐसे भाई जो दूसरे की बेटी को, दूसरे की बहन को अपने जैसा सम्मान देते हैं। पर दिक्कत यह है कि आज का जो माहौल है, आज का जो वातावरण है, आज की जो परिस्थितियां हैं, आज का जो देश है, वो गलत दिशा की ओर बढ़ रहा है। चाहे टेलीफोन के माध्यम से, चाहे टीवी के माध्यम से, चाहे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से हमारे इस युवा को बर्बाद करने। आप देख रहे हैं आर्य महासम्मेलन के लिए जो जन संपर्क अभियान चलाया गया है, वो आचार्य जी हमारे बीच में बैठे और हम इनसे बात करेंगे जो 23 तारीख का आर्य महासम्मेलन है उसके बारे में। आर्य जी नमस्ते। जो 23 तारीख का महासम्मेलन है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि इसमें क्या क्या है। 23 सितंबर को पूरे हरियाणा प्रदेश की ओर से, हरियाणा प्रदेश के आर्य समाज की ओर से, विभिन्न संगठनों की ओर से एक बहुत बड़ा सम्मेलन स्वामी दयानंद जी के दूसरी जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में हो रहा है और उसके लिए खटखट टोल का स्थान निश्चित किया गया है। वहाँ पर पूरे हरियाणा के 22 जिलों से हजारों की संख्या में लोग आएंगे। उसके अतिरिक्त दूसरे प्रांतों से भी बहुत सारे लोग आएंगे।
कई तो हमारे विशेष अतिथि विदेशों से भी उसमें शामिल होंगे। उस सम्मेलन में महत्वपूर्ण बात ये रहेगी कि वहाँ पर आज की जो बहुत ज्वलंत समस्याएं हैं उनके ऊपर विशेष प्रस्ताव पारित किए जाएंगे, उनके ऊपर विचार दिए जाएंगे। जैसे नशाखोरी की भयंकर समस्या आज हमारे सामने है। खुद सरकार भी नशा मुक्त हरियाणा बनाने की बात तो कहती है, किंतु केवल ड्रग्स मिटाने से वो कहते हैं नशा मुक्त हरियाणा हो जाएगा। ड्रग्स मिटाने मात्र से नहीं होगा, बल्कि शराब के ठेके बंद करने से भी होगा। शराब के ठेके बंद हों, सारे ड्रग्स पे बैन लगे, तो जाकर के नशा मुक्ति की तरफ कदम बढ़ते हैं। किंतु सरकार अधूरी बात कह रही है। मैं चाहूँगा कि सरकार पूरे के पूरे जितने नशे हैं, जिन नशों का राजा शराब है, उनको ज़रूर उसमें शामिल करे और ये लालच छोड़ दे कि उससे जो पैसा आता है उसको हम विकास पर लगाएंगे, बल्कि ये सोचे कि देश के, हमारे प्रदेश के जो नवयुवक हैं, जो बच्चे हैं, वो नशे से बच जाएंगे, तो वैसे ही बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे प्रदेश की हो जाएगी। तो ये एक मुद्दा होगा। जातिवाद का बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। जातिवाद को लेकर समाज को तोड़ने वाले लोग बहुत सक्रिय हैं। वो बहुत घटिया किस्म की राजनीति और घटिया किस्म की मानसिकता से प्रभावित हैं और समाज को जातिगत ढंग से बांट देना चाहते हैं। आर्य समाज प्रारंभ से ही जन्मना जाति और इस तरह के जो चीज़ें हैं उनका विरोध करता रहा है, इसलिए जातिवाद के खिलाफ भी वहाँ पर प्रस्ताव आएगा। नौजवानों में बहुत अश्लीलता और पोर्नोग्राफी और दुनिया भर की चीज़ें प्रसारित की जा रही हैं, गूगल के माध्यम से या और दूसरे जो माध्यम हैं उनके उससे, तो उसके खिलाफ भी हम आवाज़ उठाएंगे। आज जितनी पोर्नोग्राफी की गंदी तस्वीरें दिखाई जाती गूगल पर, उसको देखने वाले सर्वे के अनुसार हमारे देश के 54% वे लोग हैं जिनकी उम्र 14 साल से 34 साल है, और ये सारे युवा होते हैं या छोटी उम्र के कुमार अवस्था के नवयुवक होते हैं। इनको पोर्नोग्राफी, यौन क्रियाएं दिखाना कि कहाँ का जो है देश को चरित्र बनाने की योजना है, इस पर हम सवाल उठाएंगे। ऐसे ही समलैंगिक शादियों के लिए कानून बनाने के लिए बड़ा प्रयत्न हो रहा है। पार्लियामेंट में भी बहस छिड़ रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी केस है कि समलैंगिक शादी को वैधानिक बनाओ, कानून बनाओ कि समलैंगिक शादियाँ हो सकें। और समलैंगिक शादी का मतलब लड़के पुरुष आपस में शादी कर सकें और स्त्री आपस में शादी कर सकें। आप सोचिए कि ये शादी की जो संस्था है जो इतनी पवित्र है, जिसमें समाज दो स्त्री पुरुषों को ये अधिकार देता है कि वो सृष्टि को आगे बढ़ाएं, उनको एक प्रमाण पत्र देते हैं नैतिकता का, उसको तोड़कर समलैंगिक शादियों को बढ़ावा देने की बात चलना इस देश के लिए बड़ी शर्म की बात है। इस पर सवाल उठाएंगे। वहाँ पर लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर हम सवाल उठाएंगे, जो बहुत ही घटिया जो एक विचार हमारे सामने आ गया है। सुप्रीम कोर्ट जैसे सर्वोच्च न्यायालय में एक केस में ये डिसाइड किया गया कि अगर शादीशुदा औरत किसी तीसरे व्यक्ति से दोस्ती बनाना चाहे तो वो बना सकती है, और अगर उससे संतान पैदा हो जाए तो उस संतान को भी वही प्रॉपर्टी राइट होंगे जो उसके पति से पैदा हुई संतान को है। आप मुझे बताइए, इससे परिवार टूटेंगे या बनेंगे? तो किस तरह की बातें आ रही समाज में, ये सारे मुद्दे हमारे सामने हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा केंद्र सरकार दे रही है, ये नारा सर्वप्रथम हमने ही 2005 में दिया। 2014 में मोदी जी ने इसको लिया, उससे पहले भूपेंद्र हुड्डा और मनमोहन सिंह की सरकार ने इस मुद्दे को लिया। किसी को नहीं पता था कि ये लड़कियां कम क्यों हो रही हैं। ये हम लोगों ने इसकी जांच पड़ताल करके सरकार के कान खोले, और तब ये मालूम पड़ा कि माँ के पेट में ही बच्चियों को मारा जाता है, कन्या भ्रूण हत्या हो रही है। ये भी मुद्दा हमारा होगा। और इस तरह से बहुत महत्वपूर्ण धर्म के नाम पर फैलने वाला अंधविश्वास आज सिर के ऊपर चढ़ के बोल रहा है। रोज नए नए भगवान पैदा होते जा रहे हैं, वो गुरुडम फैला रहे हैं, भोले भाले लोगों को, स्त्री पुरुषों को अपने जाल में फंसाते हैं, उनसे खूब पैसा ऐंठते हैं और उस पैसे से ऐश्वर्यता और विलासिता का जीवन जीने के लिए वो साधन रखते हैं। कई सौ करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी इन लोगों के पास जमा हो गई है। ये जो नए नए धर्म और नए नए गुरु पैदा हो गए हैं, ये भी समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा हो रहा है। आचार्य जी, मेरा सवाल ये है कि जो आज टीवी पे बहस चली हुई है, कुछ नेता, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, कुछ नेता ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार आई तो भारत से सनातन धर्म को खत्म कर देंगे, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? अब मुझे नहीं पता कि कौन ऐसा नेता है जो सरकार आने पर सनातन धर्म को खत्म। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के लड़के ने कही है, मल्लिकार्जुन के खड़के हैं जो उनके लड़के ने कही है, कईयों ने कही है। सुनो मेरी बात,
तो ये जो बात आप कह रहे हो, जिसने भी ये कही, चाहे वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का बेटा है, चाहे वो खड़गे का बेटा है या किसी और का बेटा है, ये एक प्रकार से दिग्भ्रमित लोगों का बयान है। वो जानते नहीं कि सनातन का मतलब क्या होता है। नहीं, वो तो क्रिश्चियन है। जो भी हो, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन को ये राइट नहीं है कि वो यहाँ पर ख़त्म कर देगा। 100 करोड़ से भी ज़्यादा लोग यहाँ सनातन या सनातन धर्म के नाम से काम करते हैं या उससे जाने जाते हैं। उनको वो एक क्रिश्चियन जिसकी 2.5% आबादी इस देश में है, वो कैसे ख़त्म कर देगा? ये तो वैसे ही पागलपन का एक बयान है। इसलिए मैं इस बयान को कोई महत्व नहीं देता। ये अनावश्यक समाज में एक जिसको कहते हैं विवाद पैदा करने के बयान होते हैं, और कुछ लोगों की आदत होती है वो ऐसे बयान दे करके प्रसिद्ध होना चाहते हैं, और ऐसे बयान दे के कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनके वो बड़े यश कीर्ति उनकी प्राप्त करना चाहते हैं, उनके चहेते बनना चाहते हैं। और दक्षिण भारत की तो ये राजनीति है, ये आज की नहीं है, बहुत पुरानी राजनीति है। पेरियार के समय से ये बात उठी थी। वहाँ पर दस्यूर द्रविड़ का नारा चला था। वो कहते थे कि उत्तर भारत हमसे अलग है, हम तो अलग हैं। वो तो रावण को अपना आराध्य मानते रहते थे। इसलिए ऐसे लोगों का भारत में कोई वजन नहीं है, ना वो सनातन को मिटा सकते, ना सनातन कभी मिटता। सनातन का अर्थ होता सबसे पुराना, और सबसे पुराना का मतलब जब से ये दुनिया बनी है तब से लेके जो धर्म, जो तत्व, जो मूल्य आ रहे हैं चलते हुए, उनको कौन आदमी मिटाएगा? वो कोई मिटाना, कोई किसी कानून के कोई से धर्म नहीं मिटते। चीन में धर्म के ऊपर पाबंदी लगी थी, किंतु आज वहाँ पर कितने ही ऐसे वर्ग खड़े हो गए जो धर्म के नाम से वहाँ काम करते हैं, योगा सिखाते हैं, वहाँ चर्चों के अंदर जाते हैं। इसलिए जो ये बातें इस तरह की जो कहते हैं वो इस तरह से दिग्भ्रमित लोग हैं, और मैं उनके इस प्रकार के बयान को खंडन करता हूँ। पूरी तरह से वो निंदनीय है जो इस तरह की बात है कि इतने बड़े देश के लोगों को अनावश्यक उलझन में डालना चाहते हैं। वो गलत बयान है और उस बयान की मैं निंदा करता हूँ।